आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, आवाज बढ़िया से आ रही होगी, है ना, और स्वास्थ्य बढ़िया होगा। आज हम आपके लिए सेशन लेकर आए हैं आपका 27। हमने भैया आपसे 50 सेशन का प्रॉमिस किया था, है ना। आपको याद होगा कि भाई हमने 50 सेशन का प्रॉमिस किया था और हमने कोशिश भी की है कि 50 सेशन आपके पूरे कराए जाएं, है ना। तो थोड़ी वॉइस आवाज़ बता दो भाई बच्चों की आवाज़ सही से आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए, वॉइस ठीक है। आपके परीक्षा पैटर्न 5 ऑप्शन के साथ, जैसा कि बच्चों की डिमांड है कि सर मुझे 5 ऑप्शन के साथ चाहिए, तो मैं भाई आज मैं 5 ऑप्शन के साथ आप लोगों के लिए एक सेट पेपर लेके आया हूं। और सेट पेपर दमदार नहीं, बहुत ही दमदार है। और स्कोर बताइएगा आप लोग कि कितना बना आज का स्कोर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को बढ़िया से। आप लोग आ जाइए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, 7 बजे सेशन होता है, लेकिन आज थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेशन को। सेशन को शुरू करने से पहले बता दें बच्चों कि भाई डिलीवरी का चार्ज, मतलब ये कहें कि आपके घर तक पहुंचाने का समय तो नहीं है एक किताब को, लेकिन आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मात्र 199 रुपए में। नवीनतम पैटर्न पर आधारित 5 विकल्प हैं, ठीक है, और हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में 30 प्रैक्टिस सेट बुक, ठीक। ये पूरा आपका डाउनलोडेबल है, मतलब आराम से आप डाउनलोड करके घर पे ही प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ से पढ़ सकते हो मात्र 199 में। और साथ ही साथ 100 और 50 प्रैक्टिस सेट आपको पता ही है ये, ठीक है। और मेगा टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए में। 99 में आपका 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, जिसमें 40 अल्ट्रा लेवल, 50 सेक्शनल, 50 टॉपिक टेस्ट और परीक्षा पैटर्न पर आधारित ये भी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बढ़िया से आंसर करिएगा, एक भी आंसर मिस ना हो, और स्कोर बताइएगा लास्ट में कि क्या रहा। राधे राधे अमित तिवारी जी, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राथमिक जुताई प्रक्रिया का उपयोग मिट्टी को आंशिक या पूर्ण रूप से पलटने के लिए किया जाता है? थ्रेसिंग, हैरोइंग, जुताई या विनोइंग? विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन इज यूज्ड टू टर्न द सॉइल पार्शली और कंप्लीटली? थ्रेसिंग, हैरोइंग। हैरोइंग तो भैया सेकेंडरी है ना, हैरोइंग क्या है? सेकेंडरी। भैया ललितपुर से राम राम आशीष जी। चलिए, जोश है ना, ये जोश एग्जाम तक बनाए रखना है, ये जोश एग्जाम तक बनाए रखना है, क्योंकि बच्चों हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। बिल्कुल निराश नहीं हो, नंबर कम आ रहे हैं भैया, हम मेहनत करेंगे। ये जोश आपको एग्जाम तक बनाए रखना, और इतनी मेहनत करनी है 10 से 15 दिन में, 10 से 12 दिन में इतनी मेहनत करनी है कि भैया AGTA पार हो जाए, है ना। तो आंसर बता दो भैया क्या होगा। भैया सी कर रहे हैं, प्लाउइंग, बिल्कुल सही भैया, प्राइमरी टिलेज होता है जुताई। हाँ, अब की बार AGTA पार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जब किसी खेत की जुताई की जाती है तो मिट्टी की सघनता बढ़ जाती है। जुताई के कार्य से मिट्टी का वर्क डेंसिटी बढ़ती है। जुताई से ऑर्गेनोमेटिक का ऑक्सीकरण अपघटन बढ़ता है। जुताई से तापीय चालकता और ताप क्षमता में कमी आती है। जिनमें से कोई नहीं। एक चीज हम आपको बता दें बच्चों, बहुत बढ़िया आशीष जी, एक चीज हम आपको बता दें बच्चों यहां पर कि भैया जुताई करोगे, है ना, किसी खेत की जुताई की जाती है तो मिट्टी में पोर स्पेस मतलब सरंध्रता बढ़ती है। और भाई सरंध्रता का बल्क डेंसिटी से या स्थूल घनत्व से 40 का आंकड़ा है। मतलब कि भैया पोर स्पेस बढ़ेगा, सरंध्रता बढ़ेगी, तो आपका क्या बल्क डेंसिटी कम होगी।
मतलब यदि हम जुताई करते हैं तो आपका क्या होगा, बल्क डेंसिटी कम हो जाएगी, स्थूलता घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, जुताई से ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीकरण अपघटन बढ़ता है, भैया ये भी सही है। जुताई से तापीय चालकता और ताप क्षमता में कमी आती है, तापीय चालकता और बल्क डेंसिटी साथ साथ चलते हैं, रंध्र बढ़ने से आपकी तापीय चालकता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी, जुताई के कार्य से मिट्टी की बल्क डेंसिटी बढ़ती नहीं है भैया, घटती है। बल्क डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप टिलेज करोगे तो घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो यहां पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है। क्लियर है बच्चों? आगे चलो, अगला प्रश्न, भैया इंग्लिश में जरूरत नहीं है, है ना। मिट्टी का कौन सा गुण जुताई से प्रभावित नहीं होता, मिट्टी का रंग, मिट्टी का तापमान, मिट्टी की संरचना, मिट्टी की बनावट, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा जो है गुण मृदा का जो है आपके जुताई से प्रभावित होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय टिलेज ऑपरेशन, सॉइल कलर, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल स्ट्रक्चर या सॉइल टेक्सचर। तो भैया हमने बताया था कि जुताई करोगे तो कुछ चीजें बदल जाएंगी, लेकिन एक सॉइल की प्रॉपर्टी है जो कभी नहीं बदलती। कौन सी? मृदा कणाकार। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी एजीटीए बनाकर तस्वीर बदल दे। बहुत बढ़िया डॉक्टर अमित तिवारी, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है ना। तो भैया यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदा की बनावट या मृदा कणाकार, है ना। सॉयल टेक्सचर, सॉयल टेक्सचर बदला नहीं जाता भैया, सॉयल टेक्सचर बदल नहीं सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी, क्या नहीं बदला जा सकता, सॉयल मृदा टेक्सचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता भाई जुताई का। तो मिट्टी का कणाकार, यदि बनावट से ना समझ आया तो मृदा कणाकार लिख लो, कणाकार लिख दिया। सॉइल टेक्सचर इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ा सा, मृदा कणाकार, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, न्यूनतम का नियम निम्न में से किसने, लॉ ऑफ मिनिमम भैया किसने दिया था, फ्रांसिस बेकन, जेबी लीविक, पुष्कर नाथ, जेबी बोसिंगॉल्ट। द लॉ ऑफ मिनिमम वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, फ्रांसिस बेकन, जेबी लीविक, पुष्कर नाथ या जेबी बोसिंगॉल्ट। बताओ भैया लॉ ऑफ मिनिमम किसके द्वारा दिया गया था, जल्दी से आंसर कर दो। लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था? हमें लगता है हमने अपना फोन डीएनडी पर नहीं डाला है। एक्चुअल में क्या है, एरोप्लेन मोड पर नहीं डालेंगे तो कभी कॉल आ जाए ना तो फिर सारा कुछ बिगड़ जाएगा भैया। ठीक है, डीएनडी कर दिया है। चलो बताओ आंसर क्या होगा। बी, बहुत अच्छे, जेबी लीविक, बहुत बढ़िया बच्चों। जेबी लीविक जो है लॉ ऑफ मिनिमम दिया था जेबी लीविक ने। भैया शेयर कर दो, अब ऐसे नहीं चलेगा, है ना, ऐसे नहीं चलेगा, शेयर कर दो भाई लोग, है ना। अगला क्वेश्चन, आयरन निम्नलिखित में से किस एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज या उपरोक्त सभी। आयरन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहां पर आप लोग आंसर कीजिए पहले, फिर हम आपको आंसर बता रहे हैं, है ना। बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। आयरन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। तो बताओ भैया किस एंजाइम का प्रमुख घटक है, कौन, आयरन। जल्दी से बता दो। हमारे बच्चे कह रहे हैं बी 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 बी, लेकिन बच्चों एक चीज आपको बता दें कि जो आयरन है नाइट्रोजिनेज का भी महत्वपूर्ण कंपोनेंट, नाइट्रो रिडक्टेज का भी है और नाइट्राइट रिडक्टेज का भी है। मतलब यहाँ ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है ना। आप लोग सही है,
लेकिन ऑप्शन डी यहां सही उत्तर हो जाता है। आर यू क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। किसानों के लिए पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी की संरचना अनुकूल है? प्लेटी, गोलाकार, प्रिज्मीय, ब्लॉकी। फॉर द फार्मर्स सॉइल स्ट्रक्चर इज फेवरेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लेटी, स्फेरॉइडल, प्रिज्मेटिक या ब्लॉकी या नन ऑफ दीज। तो बच्चों बताओ जल्दी से, कौन सी संरचना फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए उपयुक्त है? बताओ जल्दी से। किसान के लिए पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी की कौन सी? गोलाकार या प्रिज्मीय या ब्लॉकी? तो बच्चों जो स्फेरॉइडल है, कौन सी बच्चों? स्फेरॉइडल या गोलाकार जो संरचना है, ये दोनों, इसमें आपकी एक तो कणाकार आती है ना, कणों मतलब ये कहें कि आपकी दानेदार संरचना आती है। एक कौन सी आती है? दानेदार संरचना आती है। और कौन सी संरचना आती है भैया स्फेरॉइडल में? बताओ जल्दी से। स्फेरॉइडल संरचना में और कौन सी संरचना आती है? तो भैया और आती है आपकी स्फेरॉइडल में क्रम्बी। कौन सी? गोलाकार में दो संरचनाएं हैं, एक तो ग्रेनुलर और एक है आपकी क्रम्बी, है ना। और दोनों ही संरचनाएं फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए अच्छी मानी जाती हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मिट्टी के पूर्ण घनत्व को भी कहा जाता है जो आमतौर पर 2.60 से 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। Absolute density of soil is also called, which is generally 2.60 to 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वर्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी या पोरोसिटी या स्पष्ट विशिष्ट ग्रोथ। तो भैया वो क्या होगा? बताओ जल्दी से। तो वो होगा, आप लोग बता दो पहले, आप लोग आंसर लिख दो। ए बी सी डी, बी 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 बी, बिल्कुल सही। उसे हम पार्टिकल डेंसिटी या कण घनत्व कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बच्चों? पार्टिकल डेंसिटी या कण घनत्व कहेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। 1:1 प्रकार के समूह का प्रमुख सदस्य है जिसमें एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल परत मौजूद है। एलाइट, वर्मिकुलाइट, मोंटमोलाइट, क्योलिनाइट, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। बी is the prominent member of 1:1 type group in which one tetrahedral and one octahedral layer is present। भैया बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो भैया यहाँ पर आंसर जो होगा वह है, आप लोग बताओ पहले, फिर हम तो बता ही रहे। तो भैया 1:1 टाइप क्या होता है? क्योलिनाइट, है ना, क्योलिनाइट होता है ना। बाकी एलाइट, वर्मिकुलाइट और मोंटमोलाइट ये तो 2:1 टाइप होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? 2:1 टाइप। तो यहां पर बचा क्या? 1:1 टाइप क्योलिनाइट। यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, सी नहीं भाई, है ना। शेयर कर दो सेशन को, है ना, अच्छे से। लिटिल प्रोफाइल डेवलपमेंट के साथ हाल ही में गठित आदेश को क्या कहा जाता है? भैया अभी अभी बना है और नई नई प्रोफाइल बनी है, थोड़ी सी प्रोफाइल बनी है। तो देख लो क्वेश्चन। इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, मॉलिसोल, वर्टिसोल। द रिसेंटली फॉर्म ऑर्डर विथ लिटिल प्रोफाइल डेवलपमेंट इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, मॉलिसोल या वर्टिसोल। तो भैया किस सॉइल में बनता है नया नया प्रोफाइल? तो भाई नई नई प्रोफाइल तो आपकी जलोढ़ मृदा में बनती है ना, एल्यूवियम सॉइल, एल्यूवियल सॉइल में ही तो बनती है, कहीं और थोड़ी ना बनती है। तो भैया इसका क्रम क्या होता है? बताओ जल्दी से। तो भैया सबसे जो नई नई बन के आती है वो कौन सी है? एंटीसोल है। भैया अच्छे से यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा, है ना, डेवलप नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा। तो यहाँ पर एंटीसोल्स हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखो भाई। प्रोटीन के
हाइड्रोलाइटिक अपघटन और अमीनो तथा अमीनो एसिड के निकलने को क्या कहा जाता है? अमोनीकरण, अमीनीकरण, नाइट्रीकरण या विनाइट्रीकरण। द हाइड्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड रिलीज ऑफ अमाइंस एंड अमीनो एसिड इज टर्म्ड एज अमोनिफिकेशन, एमिनाइजेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन एंड नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्या हो गया होगा राइट आंसर? बता दो जल्दी से आंसर क्या होगा बच्चों। बहुत से बच्चे हमसे नाराज हैं, भैया ऐसे ही आएगा पेपर, सब अच्छा होगा भाई। ये क्यों सोचे कि सब बुरा होगा, है ना? कुछ नहीं सोचो, सब अच्छा होगा। बस आप लोग अपनी मेहनत में 100% दो, सब कुछ अच्छा होगा। बहुत से बच्चे नाराज हैं कि कुछ दिन से हम क्लास नहीं ले रहे थे। तो बच्चों कुछ दिक्कतें होती हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सारी कुछ चीज़ें होती हैं, है ना? और मैं सच्ची बता रहा हूँ कि आज मैं एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा हूँ। मतलब ये कहे कि जो हमारे साथ पिछले 1 महीने में घटित हुआ, कोई इंसान द्वारा से रिवाइव नहीं कर पाता, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा, ठीक है, सब कुछ चीज़ें देखी। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दिया और एक अच्छे, मतलब ये कहें कि तरीके से आप लोगों के बीच, अब थोड़ा थोड़ा सा मैं करके आप लोगों के बीच आया हूँ, ठीक है। और रियलिटी बताऊँ तो ये मेरी न्यू लाइफ है और ये सब चीज़ें, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में रहती हैं, ठीक है, लेकिन थैंक यू। चलिए बताइए आंसर क्या हो गया? ए सच्ची अमोनीकरण, नहीं भैया अमीनीकरण, एमिनाइजेशन। क्या आंसर? ऑप्शन बी। अरे किसी की सीट नहीं काट रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए अमीनीकरण या एमिनाइजेशन यहां पर राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, हरी खाद वाली फसल जो तने में गांठ दर्शाती वह है सिस्वेनिया रोस्ट्रेटा, ग्लिसरीडिया या ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, साइम्पोसिस टेट्रागोनोलोबा या उपरोक्त में से कोई नहीं। हरी खाद वाली फसल जो तने में गांठ बनाती, भैया तने में आपका क्या होता है? अरे ये सब छोड़ो भाई, अपना पढ़ाई करते हैं ना, टीए है, जो हुआ वो बीता हुआ कल था, जो आएगा वो हमारा आने वाला कल होगा। बीते हुए को भूल जाओ, आने वाले को आगे बढ़ो। बताओ आंसर क्या होगा भाई? सिस्वेनिया रोस्ट्रेटा। इसके तने में स्टेम नोड्यूलेटिंग है, याद कर लो, स्टेम नोड्यूलेटिंग है, सिस्वेनिया रोस्ट्रेटा। द ग्रीन मैन्योर क्रॉप दैट शो स्टेम नोड्यूलेशन इज सिस्वेनिया रोस्ट्रेटा, है ना? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। चलिए आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों आप लोगों से बात करके, आप लोगों के बीच आके, ठीक है, आज मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी का खोखला तना, अरे भैया होलो स्टेम। फूल गोभी का भूरा होना, अरे भैया ब्राउनिंग कॉलीफ्लावर। तंबाकू की शीर्ष बीमारी जैसे विकार किसकी कमी के कारण होते हैं? बताओ बताओ बच्चों जल्दी से। कैल्शियम, जिंक, बोरोन या नाइट्रोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। डिसऑर्डर लाइक होलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको इज कॉल्ड बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा? कैल्शियम, जिंक, बोरोन, नाइट्रोजन या नन ऑफ दीज। भाई कट ऑफ तो पेपर पर, कट ऑफ तो पेपर पर डिपेंड करती है भाई, कि पेपर हार्ड आ रहा है इजी। इजी रहा तो कट ऑफ हाई रहेगी और हार्ड रहा तो कट ऑफ लो रहेगी। तो इसमें इसको मत सोचो, अपनी पढ़ाई करो, अपना 100% दो, कट ऑफ का मत सोचो। बोरॉन बिल्कुल सही। बोरॉन, होलो स्टेम कॉलीफ्लावर, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको, ये किसकी कमी से होती है भैया? बोरॉन। बोरॉन के लिए एक चीज लिख लेना, नोट कर लेना कि भैया जहां पर फ्रूट क्रैकिंग होती है, जहां पर फलों का फटना आएगा, जहां पर
फलों का फटना आएगा वहां पर बोरॉन आएगा, है ना। जहां पर फलों का फटना आएगा वहां पर क्या आएगा बच्चों, बोरॉन आएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 13, एक सिंचाई परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहा जाता है जब आपका जो है सीसीए हो कितना भैया, 1000 से 10,000 हेक्टेयर, 2000 से 15,000 हेक्टेयर, 2000 से 10,000 हेक्टेयर, 10 से आपका जो है 1000 से 15,000 हेक्टेयर। बताओ बच्चों राइट आंसर। मध्यम सिंचाई परियोजना किसे कहोगे? तो भैया यहां पर आपका राइट आंसर जो हो जाता है 2000 से 10,000 हेक्टेयर। 2000 से 10,000 यहां पर आपका ठीक है, 2000 से 10,000 मीडियम, ठीक। An irrigation project is called medium irrigation project when CCA is 2000 to 10,000 per hectare। खाद उत्पादों की आपूर्ति कीमत लोच आमतौर पर कितनी होती है? व्हाट इज द यूजुअल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ फूड प्रोडक्ट? अनंत, शून्य, एक से ज्यादा या ये सभी, इनफिनिट, जीरो, मोर देन वन या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? भाई शेयर कर दो यार। अमित तिवारी जी, अरुण कुमार, कमलेश सिंह, दीपक गुप्ता, अमित कुमार जी, मोटिवेशनल वीडियो बाय सोनू। यार मैराथन थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, मैराथन तो नहीं कर पाएंगे कभी, है ना। मैराथन तो नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा अभी के लिए नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारी चीजें मैनेज होने करनी पड़ती हैं और मैराथन की पीपीटी बनाने में थोड़ा सा दिक्कत चल रही। संडे को एक मैराथन देने वाले बढ़िया से, है ना। संडे को आपको कहोगे कि सर मजा आ गया, ऐसी मैराथन देने वाले हैं। उसका पीडीएफ भी देंगे टेलीग्राम पर, है ना, पीडीएफ भी देंगे। ऐसी मैराथन संडे को लगाने वाले हैं कि भैया सारे एक, मैं कह रहा हूं कि 10 नंबर तो बना के जाएगी वो मैराथन। 10 नंबर तो मैं बता रहा हूं कि बना के जाएगी वो मैराथन, है ना। ये एक सेट पेपर ही है, पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा एक सेट पेपर के, और उस सेट पेपर को इस तरह से कराने वाला हूं कि 4 घंटे तो मैं सेट पेपर को छोड़ूंगा नहीं, 4-5 घंटे तो नहीं छोड़ने वाला, पूरा डिस्कस करने वाला हूं। एक सेट पेपर पूरा डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। और समझ लेना कि वही आपका एग्जाम का पैटर्न है, वही आपका एग्जाम का पैटर्न है। बताओ आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नहीं भैया, जीरो होता है, शून्य होता है। खाद्य उत्पादों की आपूर्ति की कीमत लोच कैसी होती है भैया? जीरो होती है। हमारे ऑफलाइन टेस्ट में तो बहुत कुछ चल रहा है, वही 60-70 चल रहा है स्कोर सबका। अगला क्वेश्चन, सहकारी बेहतर खेती में भूमि का स्वामित्व किसके पास होता है? इन कोऑपरेटिव फार्मिंग हु आउन्स द लैंड? इंडिविजुअल, कलेक्टिव, विलेज फार्मिंग या बूथ ए एंड वी, नन ऑफ दीज। भैया जो आपकी सहकारी खेती होती है उसमें आपका जो भूमि का स्वामित्व होता है वो किसके पास होता है? सहकारी खेती में हमेशा कैसा होता है? तो भैया वो होता है इंडिविजुअल। अभी तो देखो यही है कि जो सब्जेक्ट अच्छे हैं उनको छोड़ो, जो सब्जेक्ट नहीं बन रहे हैं उनको पकड़ो, जो सब्जेक्ट नहीं बन रहे हैं उनको पकड़ लो थोड़ा सा। इंडिविजुअल है। सहकारी बेहतर खेती में भूमि का स्वामित्व किस प्रकार का होता है? आपका इंडिविजुअल होता है। अगला क्वेश्चन, जैसे जैसे हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करने की अवसर लागत भी बढ़ जाएगी, यह किसमें कहा गया? उद्यम के संयोजन का सिद्धांत, अवसर लागत बढ़ाने का नियम, तुलनात्मक लाभ का नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। एज बी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग द एडिशनल कमोडिटी विल आल्सो इंक्रीज, दिस स्टेटेड इन। ये किसमें कहा गया है? तो भैया ये कहा गया है आपका अवसर लागत बढ़ाने के नियम में। किसमें कहा गया बच्चों? अवसर लागत बढ़ाने के नियम में।
अवसर लागत बढ़ाने के नियम में कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 17। धान और पुआल किसके उदाहरण हैं? पूरक उत्पाद, अनुपूरक उत्पाद, संयुक्त उत्पाद, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। पैडी एंड स्ट्रॉ आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री या आपका जो है ज्वाइंट प्रोडक्ट, या ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। धान और पुआल किसका उदाहरण है बच्चों? तो ये है आपका जो है संयुक्त उत्पाद, ज्वाइंट प्रोडक्ट है भैया। ये ना देखो एक दूसरे को लाभ नहीं पहुंचा दें ताकि पूरक होता, मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाए तो पूरक है ना। यदि आपका जो है ना तो कॉम्पिटिटिव ना ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाए तो वो सप्लीमेंट्री है। और भैया संयुक्त उत्पाद दो मिलके उत्पाद, ज्वाइंट उत्पाद कहलाए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, और जो हमारी बुक है 30 सेट प्रैक्टिस सेट वाली, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो बुक है हमारी 30 प्रैक्टिस सेट वाली, उसी का एक सेट पेपर है ये दूसरे नंबर का, है ना। पहले नंबर का हम करवा चुके हैं इसका 5 ऑप्शन वाला, ये आपका दूसरे नंबर का सेट पेपर है, ये चीज़ याद रखना। तो ये आपका बुक से है जो आपकी 5 ऑप्शन 30 प्रैक्टिस सेट वाली बुक है, ठीक, जो पीडीएफ में 199 की है, और आपका नॉर्मल जो प्रिंटेड है, प्रिंटेड में थोड़ा 500 की है, लेकिन प्रिंटेड अब उपलब्ध नहीं करा रहे क्योंकि टाइम कम बचा है, बहुत कम बचा है टाइम, तो इस वजह से हम पीडीएफ ही उपलब्ध कराएं, इसका जो प्रिंटेड नहीं उपलब्ध करा रहे। ठीक है, किसमें फूल बिल्कुल नहीं खिलते जिससे पूर्ण स्वपरागण सुनिश्चित होता है? क्लिस्टोगैमी, चेस्मोगैमी, उभयलिंगी या सजातीय? इन विच फ्लावर डू नॉट ब्लूम एट ऑल देयर वाई इंश्योरिंग कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन? क्लिस्टोगैमी, चेस्मोगैमी, बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी या नन ऑफ दीज? तो भैया बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्लिस्टोगैमी। भैया परागण और निषेचन, परागण और निषेचन पूरा होने के बाद ही मतलब ये कहें कि खुलते हैं, तो भैया इसमें आपका आ जाएगा क्लिस्टोगैमी। ये तो भैया पॉलिनेशन हो जाएगा तो खुल जाएगा, निषेचन नहीं करेगा, तो ये चेस्मोगैमी नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्लिस्टोगैमी। क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर? क्लिस्टोगैमी। ठीक, हाँ प्रिंटेड वाली सेल हो गई हैं, और प्रिंटेड हम करवा भी नहीं रहे क्योंकि टाइम थोड़ा सा बचा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 है, स्टोलन रनर सकर्स किसके उदाहरण है? भूमिगत तना का, उप हवाई तना, बुलविल्स, संशोधित पुष्प, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टोलन रनर सकर्स आर एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम, बुलविस या मॉडिफाइड फ्लावर या नन ऑफ दी? बताइए राइट आंसर क्या हुआ? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया जो स्टोलन रनर सकर्स हैं ये सब एरियल पार्ट हैं। क्या है बच्चों? सब एरियल स्टेम्स हैं। कैसे हैं? सब एरियल स्टेम। उप हवाई तना, ये कैसे हैं? उप हवाई तना है। क्या है बच्चों? उप हवाई तना, सब एरियल स्टेम होते हैं। स्टोलन रनर सकर्स सब एरियल, मतलब कुछ पार्ट इनका एयर में रहता है, ऐसा नहीं कह रहे कि ग्राउंड में नहीं रहते, अंडरग्राउंड नहीं, अंडरग्राउंड है, लेकिन इनका कुछ पार्ट क्या रहता है? एयर में रहता है। ठीक है, तो सब एरियल है। कैसे? सब एरियल, ठीक, स्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, हेट्रोसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उपज में वृद्धि, प्रजनन क्षमता में वृद्धि, आकार में वृद्धि और शक्ति में कमी, रोगों और कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोध, उपयुक्त में से कोई नहीं। Which of the following statement regarding heterosis is incorrect? उपज में वृद्धि, प्रजनन क्षमता में वृद्धि, आकार में वृद्धि और शक्ति में कमी, रोगों और कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोध। तो भैया यहाँ पर ये बताओ, आकार में वृद्धि और शक्ति में वृद्धि कमी, संकर ओज हेट्रोसिस तो शक्ति में बढ़ाता है ना। आवाज नहीं आ रही है? ए भैया कौन आ गया? आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है भाई, आवाज तो आ रही है ना बच्चों? लिखो जल्दी से यस नो। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? यस नो लिख दो भाई, यस नो लिख दो जल्दी से। आवाज आ रही है कि नहीं?
तो भैया यहाँ आकार में वृद्धि और शक्ति में कमी, प्रजनन क्षमता में वृद्धि करेगा, उपज में वृद्धि करेगा, रोग कीटों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोध भी लाएगा, लेकिन सी जो है नहीं करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, डीएनए अणु को प्रवर्धित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर, इलेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इलेक्ट्रोक्रिस्टलोग्राफी, विच टेक्निक इज यूज एम्पलीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए अणु को प्रवर्धित करने के लिए किस तकनीक का यूज किया जाता है? भैया बताओ जल्दी से, डीएनए अणु को प्रवर्धित करने के लिए किस तकनीक का यूज किया जाता है? तो ये किसका यूज किया जाता है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो भैया, ये हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है भैया, पीडीएफ चाहिए हो जिसको तो ले लेना, ठीक है। थोड़ा सा लेवल मीडियम है, मीडियम टू हार्ड है, मीडियम टू हार्ड है इसका लेवल, लेकिन अच्छे सेट है मैं ये कहूंगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत कण संचलन में डीएनए गति में शामिल सिद्धांत क्या है? डीएनए का रंग, डीएनए का आकार और वजन, डीएनए की लंबाई और चार्ज, जेल का मैस साइज या उपरोक्त वैसे कोई नहीं। तो भैया व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन डीएनए मूवमेंट इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, कलर ऑफ डीएनए, साइज एंड वेट ऑफ डीएनए, लेंथ एंड चार्ज ऑफ डीएनए, मैस साइज ऑफ जेल। क्या होगा भाई यहाँ सही उत्तर? ए बी सी आर डी सही आंसर बता दो यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो है डीएनए की लंबाई और चार्ज। विद्युत कण या इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए गति में शामिल सिद्धांत क्या है? डीएनए की लंबाई और चार्ज, लेंथ एंड चार्ज ऑफ डीएनए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो भैया, प्रश्न नंबर 23, किसी दिए गए क्षेत्र पर फसलों और प्रति के वार्षिक अनुक्रम और स्थानिक व्यवस्था। भैया देखो, स्थानिक व्यवस्था कह दे, क्या कह दे बच्चों? स्पेशियल अरेंजमेंट कह दे तो एक ही आंख बंद करके लगाया ना, क्या? क्रॉपिंग पैटर्न। क्या लगाना बच्चों? क्रॉपिंग पैटर्न। स्थानिक व्यवस्था, द एनुअल सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप और क्रॉप्स एंड फैलो ऑन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न। फसल पैटर्न। क्या लगाना है बच्चों आंसर? फसल पैटर्न। आंख बंद करके लगाना, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। द एनुअल सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट क्या भैया? क्रॉपिंग पैटर्न कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, रिले इंटरक्रॉपिंग एक ऐसी प्रणाली जिसमें कटाई से पहले मौजूदा फसल में दूसरी फसल लगाई जाती है। एक ही खेत में एक ही समय दो या दो से अधिक फसलों की खेती, एक ही भूमि पर वर्ष दर वर्ष एक ही फसल की खेती, एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में क्रम से दो या दो से अधिक फसलें उगाना। तो भैया आपको पता है कि रिले क्रॉपिंग सिस्टम देखो मैनेजमेंट है आपका, क्रॉपिंग पैटर्न का प्रबंधन, जो फसल पैटर्न होता है, सस्यन क्रम होता है, उसका प्रबंधन क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। सीधी सी बात है। अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उनके आधार पर जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है, जैसे मान के चलो कि कहीं बारिश ज्यादा होती है ना, तो आपका वहां पैटर्न कैसा होगा? अलग होगा। जैसे आपका गंगा का मैदान, अब यहां पर गंगा के मैदान क्षेत्र में बताओ आप लोग, गंगा के मैदान क्षेत्र में गन्ना ज्यादा होता है। अब भाई गन्ना क्यों होता है? क्योंकि पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है। वहीं बुंदेलखंड में आ जाओ, बुंदेलखंड में दलहनी तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं। क्यों उगाई जाती है? क्योंकि पानी कम है। तो जो गन्ने में प्रबंधन होंगे वो वहां का सस्यन क्रम या सिस्टम होगा, जो बुंदेलखंड में प्रबंधन होंगे वो यहाँ का वो होगा, ठीक है, पैट या सिस्टम होगा, ठीक। ऑप्शन ए भैया रिले क्रॉपिंग, कटाई से पहले दूसरी फसल लगा दो खेत में, खेत में दूसरी फसल लगाना क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन,
एग्रीकल्चर एक शब्द, भैया ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन, बच्चों वाला मतलब लैटिन भाषा का है ना, ये तो इजी क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते कभी कभार एग्जाम में, हल्के में मत लेना ये। लैटिन भाषा, ये तो सबको पता होगा, एक नंबर सबका पक्का ये। हाँ मैं ये जरूर करूँगा कि कुछ 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना कि आप खुद कहोगे ये तो इजीली आया, सबको आएंगे वो क्वेश्चन सबको आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जैव विविधता हॉटस्पॉट एक जैव भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें महत्वपूर्ण स्तर की जैव विविधता है जो मानव निवास के कारण खतरे में है। निम्न में से कौन सा भारत में वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है? डेक्कन का पठार, उत्तरी रेगिस्तान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं। A biodiversity hotspot is a biogeographical region with a significant level of biodiversity that is threatened due to human habitation. Which of the following is a global biodiversity hotspot in India? भारत में भैया ग्लोबल या वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ पर है? तो भैया कहाँ पर है, जल्दी से बता दो। कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, मतलब बच्चों आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, मेरे पास भी ओपन किए हुए हूँ मैं क्लास में, लेकिन मैं वॉइस बंद किए हूँ। भैया आवाज तो सही है, क्या दिक्कत है? आवाज आ रही है मतलब क्लियर नहीं आ रही है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ मेरे पास। मैंने कूलर बंद कर, अच्छा कूलर की सरसराहट की आवाज आ रही है, अब तो नहीं आ रही है ना सरसराहट की? सरसराहट की आवाज अब तो नहीं आ रही? अब भी आ रही? एक्चुअली में माइक की दिक्कत होगी, वो जो भी होगी हार्डवेयर, मैं चेक कर लूंगा इसको। भैया देखो, कोई सा भी आयोग हो कभी भी पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं चलता, है ना। तो सारी चीजें आप लोग अपने हिसाब से पढ़ना, क्योंकि सब कुछ डिफरेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है पश्चिमी घाट। सही उत्तर क्या हो जाता है? पश्चिमी घाट। मैंने इसको चेक कर लिया, लेकिन देखो एग्रीकल्चर ही देंगे, ज्यादा कुछ सोचो मत, ठीक है। वायरलेस माइक इसलिए लाए थे ताकि ये आवाज ना आए, लेकिन फिर भी ये आवाज आ रही है तो मैं चेक करूंगा इसे अभी, ठीक है। आज की क्लास हो जाने दो, मैं आगे इसको देख लूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन। लाइकेन अग्रणी जीव जो पारिस्थितिक उत्तराधिकारी की शुरुआत करते हैं, वास्तव में सहजीवी संघ है। शैवाल और कवक, शैवाल और बैक्टीरिया, कवक और काई, सूत्रकृमि और कवक। lichen, pioneer organisms that initiate ecological succession are actually symbiotic associations. Algae and fungi, algae and bacteria, fungi and mosses, nematode and fungi। ये किसका है जल्दी से बता दो, ए बी सी या फिर डी? ए बी सी या डी, क्या होगा सही उत्तर?
क्या ये सही है आंसर? एल्गी एंड फंजाई, ऑप्शन ए 27 का ए बिल्कुल सही। शैवाल और कवक को हम क्या मिला के क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। शैवाल और कवक को मिला के हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ठीक, और अब सही सही हो गई ना आवाज? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा वॉइस बढ़ा दें क्योंकि वॉइस कम हो गई है हमारे हिसाब से, है ना? अब ठीक है ना आवाज? कोई दिक्कत तो नहीं वॉइस में? आवाज धीमी होगी, जस्ट मिनट में सही कर रहा हूँ। मैं आवाज को ही सही कर रहा हूँ क्योंकि देखो बिना वॉइस के चलेगा नहीं, है ना? हेलो, हेलो, एक मिनट, हेलो। एक्चुअल में क्या है कि डिवाइस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। अब ओके है ना? हेलो, हेलो बच्चों, साउंड एडजस्टमेंट, मैनेज साउंड रिकॉर्डिंग, हेलो। हेलो, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा सरसराहट फिर भी आ रही है। मैंने सही करने की कोशिश की है। हेलो, अब ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपना जो है सेशन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च, 22 अप्रैल या उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेट ऑन 21 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च या 22 अप्रैल। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या डी? क्या होगा राइट आंसर? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च या जो है? तो भैया ये मनाया जाता है आपका 23 मार्च को, 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उर्वरक को मिट्टी, सॉरी सॉरी सॉरी, अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। एक मिनट, थोड़ा वॉइस इसको देखना पड़ेगा, मैं कल देखूंगा अच्छे से इसको, है ना? क्वेश्चन नंबर 28, 29, धान में पोखरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पडलिंग। भैया पडलिंग का कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ पडलिंग इन पैडी? उर्वरक को मिट्टी में मिलाना, मिट्टी का कटाव करना, एक अभेद परत बनाना, कीड़ों और कीड़ों को नष्ट करना। टू इनकॉर्पोरेट फर्टिलाइजर इनटू द सॉइल,
टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन, टू फॉर्म अन इम्पर्मेबल लेयर, टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो भैया एक अवैध परत बनाना हम पर्लिंग क्यों करते हैं? ताकि एक ऐसी परत बन जाए, ताकि एक ऐसी परत बन जाए या ऐसी अभेद परत बन जाए ताकि पानी नीचे ना जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? आपका जो पडलिंग है ना। पडलिंग से बल्क डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है भैया? 1.4 होती है नॉर्मल, इससे बढ़ के 1.7 हो जाती है, ये प्रभाव पड़ता है बल्क डेंसिटी पर। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की नमी क्षमता उपकरण की सहायता से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर, टेंसियोमीटर, थर्मोकपल, साइकोमीटर, बी और सी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। मॉइस्चर कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपका जो है हाइग्रोमीटर, टेंसियोमीटर, थर्मोकपल, साइक्रोमीटर या बूथ, बी एंड सी या नन ऑफ दीज। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा राइट आंसर? ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर? तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी। आपका जो है टेंसियोमीटर और थर्मोकपल साइक्रोमीटर दोनों ही यूज होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही यूज होते हैं। बल्क डेंसिटी कम नहीं होती, पडलिंग से बढ़ती है, याद रखना ये चीज। बल्क डेंसिटी पडलिंग से कम नहीं होती, बढ़ती है, बढ़ती। ठीक है, क्या होता है? बढ़ती है। ठीक, आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 है, गन्ने की कौन सी अवस्था पानी की अवस्था के प्रति संवेदनशील होती है? प्रारंभिक चरण, व्यापक वृद्धि चरण या फूल आना, ए और बी दोनों। विच स्टेज ऑफ शुगर केन इज सेंसिटिव टू वाटर रिक्वायरमेंट? इनिशियल स्टेज, एक्सटेंसिव ग्रोथ स्टेज, फ्लावरिंग, बूथ, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो भैया क्रिटिकल स्टेज कौन सी है गन्ने में? गन्ने में क्रिटिकल स्टेज कौन सी है? बताइए सही उत्तर क्या होगा? भैया इसमें पडलिंग कर रहे हो तो पोर स्पेस थोड़ी ना बढ़ रहा है। पोर स्पेस का क्या प्रभाव? पोर स्पेस पर तो कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना। पडलिंग से ऑलरेडी नमी है उसमें, है ना। टिलेज से बल्क डेंसिटी बढ़ती है। टिलेज करोगे, जुताई करोगे तो बल्क डेंसिटी बढ़ेगी, है ना। विच स्टेज ऑफ शुगर केन सेंसिटिव टू वाटर रिक्वायरमेंट? भैया कौन सी है? तो वो है आपकी कौन सी? ए और बी, इनिशियल और एक्सटेंड। जब अच्छी ग्रोथ पर हो गन्ना, और इनिशियल स्टेज एक क्या होती है? सेंसिटिव होती है पानी के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, लहरदार स्थलाकृति के लिए उपयुक्त सिंचाई की विधि? स्प्रिंकलर सिंचाई, बाढ़ सिंचाई, पट्टी सीमा पट्टी सिंचाई, कैब्लिगेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। द सुटेबल इरिगेशन मेथड फॉर अनड्यूलेटिंग? भैया अनड्यूलेटिंग ऊपर नीचे, ऊंची नीची भूमि के लिए कौन सी? स्प्रिंकलर, है ना। स्प्रिंकलर लगा देना। स्प्रिंकलर, ऊंची नीची भूमि है तो कौन सी सिंचाई करोगे आप? स्प्रिंकलर इरिगेशन लगाओगे। ठीक, अरे भैया बल्क डेंसिटी बीडी क्या होता है? बीडी आपका स्थूल घनत्व होता है, बल्क डेंसिटी। अगला क्वेश्चन, सिंचाई प्रणाली में अंतरायक, चालू और बंद प्रणाली शामिल है? केबलिगेशन, सर्ज सिंचाई, चेक फ्लडिंग, स्प्रिंकलर से उपयुक्त में से कोई नहीं। इरिगेशन सिस्टम इंक्लूड्स इंटरमिटेंट ऑन एंड ऑफ सिस्टम। भैया ऑन ऑफ सिस्टम कौन सा है? एक ही तो है, कौन सा? सर्ज इरिगेशन, सर्ज सिंचाई। सर्ज सिंचाई ऑन ऑफ मेथड भी कहा जाता है, किसे? सर्ज सिंचाई को। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सी फसल सबसे अधिक सूखा प्रतिरोधी फसल है? मक्का, गेहूं, चावल, ज्वार। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट ड्रॉट रेजिस्टेंट? सभी को पता है भैया, ज्वार। सबसे ज्यादा जो सूखा प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? ज्वार ही तो है ना। ठीक, क्या होती है? ज्वार। अगला क्वेश्चन, स्ट्रिगा के लिए जाल फसल कौन सी है?
द ट्रैप क्रॉप फॉर स्ट्राइगा एज अरहर, लोबिया, कपास या ये सभी या इनमें से कोई नहीं, पिगन पी, काउ पी, कॉटन या ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। द ट्रैप क्रॉप फॉर स्ट्राइगा, स्ट्राइगा के लिए ट्रैप क्रॉप कौन सी यूज करते हो भैया? तो भैया पिगन पी भी यूज होता है, काउ पी और कॉटन, तीनों सभी ये सब। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 36, चावल के धान पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? धान के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? स्पाइकलेट, पेनिकल, सिलिका ईयर, राइस पैडी इन्फ्लोरेंस इज कॉल्ड, भैया पेनिकल, है ना। धान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं हम? पेनिकल कहते हैं। अगला क्वेश्चन 37 देखो, निम्न में से कौन सा गन्ना बोने की विधि नहीं है? ट्रेंच विधि, फ्लैट बेड विधि, फर्रो विधि, ये सभी गन्ना बोने की, भैया सभी है। ट्रेंच मेथड जो है सबसे फेमस है, किस लिए? फसलों को गिरने से बचाने के लिए फेमस है। कौन सा? ट्रेंच मेथड। और भैया यहाँ पर फ्लैट बेड मेथड, फर्रो विधि, ये सभी यूज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्लांटिंग शुगर कैन? तो भैया ये सभी गन्ना बोने की, ये पूछा है कि नहीं है, लेकिन सभी गन्ना बोने की विधियां हैं, है ना। यहाँ पर 37 का डी हो जाता है, यहाँ पर डी, ये सभी गन्ना बोने की विधियां हैं, ये सही है ना। अगला क्वेश्चन, चुकंदर की फसल जिसका उपयोग चीनी निकालने के लिए किया जाता है किस परिवार से संबंधित? चिनोपोडिएसी, कॉन्वोलेसी, लेग्यूमिनेसी, लिलिएसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भैया चुकंदर, सुगर बीट, बीट रूट, बताओ भैया कौन सी फैमिली से है? ये चिनोपोडिएसी। चुकंदर किस परिवार से बिलोंग करता है? चिनोपोडिएसी। आप लोग एक गांठ बांध के लिख लेना, मिलान वाले आएंगे फैमिली में, मिलान वाले क्वेश्चन आएंगे फैमिली में से, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीसकरिंग, प्राइमिंग और टॉपिंग शब्द किस फसल से संबंधित? आलू, तंबाकू, चाय, कॉफी। द टर्म डीसकरिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग एंड टॉपिंग आर रिलेटेड टू विच क्रॉप? पोटैटो, टोबैको, टी एंड कॉफी, या ऑल ऑफ, नन ऑफ द अबव। बताओ भैया किससे संबंधित है? भैया तंबाकू। प्राइमिंग करते हो, टॉपिंग करते हैं, किस में करते हैं? तंबाकू में करते हैं। डीसकरिंग करते हैं, किस में करते हैं? तंबाकू में करते हैं। किस में करते हैं बच्चों? तंबाकू में करते हैं, है ना। किस में करते हैं? तंबाकू में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, अरहर के मामले में जैसे ही बीज अंकुरित होता है, अंकुर प्ल्यूम्यूल लंबा हो जाता है और बीज पद मिट्टी की सतह से ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रकार के अंकुरण को कहा जाता है हाइपोजियल, एपीजियल, हाइपोपिजियल, एपी हाइपोजियल। तो भैया इसे हम क्या कहेंगे आपका? अरहर के मामले में, तो भैया अरहर में कैसा अंकुरण पाया जाता है? हाइपोजियल। कैसा बच्चों? हाइपोजियल। सभी खरीफ फल दलहनी का जो आपका अंकुरण प्रकार होता है वो एपीजियल होता है, लेकिन अरहर का कैसा होता है? हाइपोजियल होता है। FIRV मेथड ऑफ प्लांटिंग इज अडॉप्टेड इन विच क्रॉप? राइस, शुगर कैन, व्हीट या पर्ल मिलेट। तो भैया ये गेहूं में अपनाया जाता है। FIRV, फर्रो इरिगेटेड रेज बेड, फर्रो इरिगेटेड रेज बेड किस में अपनाया जाता है आपका? व्हीट या गेहूं। अगला क्वेश्चन, मक्के में डिटेसलिंग की जाती है पत्ती प्रकाश संश्लेषण उपलब्ध विकिरण की मात्रा बढ़ाने के लिए, पोषक तत्वों के लिए, पत्तियों और लटकन के बीच अंतर पौधे प्रतिस्पर्धा को कम करने, पोषण मान बढ़ाने के लिए, ए और बी दोनों। तो भैया यहाँ पर डिटेसलिंग जो की जाती है, मेल पार्ट को हटा दिया जाता है कंप्लीटली। तो नॉर्मली ये पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध विकिरण की मात्रा बढ़ाने और पोषक तत्वों के लिए पत्तियों लटकन के बीच अंतर पौधे प्रतिस्पर्धा को कम करने, या टेसल्स के बीच जो अंतर प्रतिस्पर्धा होती है उसको कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, है ना। पोषण मान बनाने के लिए डिटेसलिंग नहीं करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसलों में से एक मूंगफली में तेल की मात्रा 20 से 25, 30 से 36, 45 से 50 या 35 से 40। भैया मूंगफली में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो 45 से 50%। मूंगफली में ऑयल परसेंटेज कितना होता है? 45 से 50।
ग्राउंडनट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉयल सीड कंटेन 45 to 50% ऑयल। 15 से 45 से 50% ऑयल होता है। अगला क्वेश्चन, छोटे आमतौर पर बिना डंठल वाले फूलों फ्लोरेट्स का एक घना सघन समूह जो एक बड़े पात्र पर बारीकी से व्यवस्थित होता है या विशिष्ट पुष्पक्रम आमतौर पर एस्टेरेसिया परिवार के पौधों में पाया जाता है, जिसमें सूरजमुखी डेजियोस्टर शामिल है। कैपिटुलम एरोस्पेडिक्स पेनिकल इज अ डेंस कॉम्पैक्ट क्लस्टर ऑफ स्मॉल यूजुअली स्टॉक ऑफ फ्लावर। तो भैया क्या कहलाता है? आपका जो सनफ्लावर का फ्लावर टाइप होता है वो क्या होता है? कैपिटुलम। उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटुलम कहेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 45, साइट विशिष्ट फसल प्रबंधन दृष्टिकोण जो कृषि रसायनों को किफायती और पर्यावरण अनुकूल तरीके से खेत में लागू करता है उसे के रूप में जाना जाता है। साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट अप्रोच दैट अप्लाइज एग्रोकेमिकल टू द फील्ड इज इन अन इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर नॉन एज। तो भैया उसे हम प्रिसीजन फार्मिंग या परिशुद्ध खेती कहते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग या परिशुद्ध। एएफओ के लिए बेस्ट बुक तो नहीं है, नोट्स ले लो, हमारे नोट्स काफी है। परिशुद्ध खेती कहेंगे, प्रिसीजन फार्मिंग। अगला क्वेश्चन 46 है, मसूर की फसल की बीज दर कितनी होती है? 30 से 50, 40 से 50, 60 से 65 या 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो भैया लगभग आपकी मसूर की जो बीज दर रखी जाती है ना बच्चों, वो रखिए 30 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। 30 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 47, किस फसल में फसल सूचकांक 19% दलहनों में सबसे कम देखा गया है? काला चना, हरा चना या अरहर या काबुली चना। इन विच क्रॉप द क्रॉप इंडेक्स हैज बीन ऑब्जर्व टू बी 19% लोएस्ट अमॉन्ग पल्सेस। दलहनों में सबसे कम किसमें देखा गया है? तो भैया अरहर में। किसमें देखा गया है? अरहर में। हमसे कांटेक्ट करने के लिए देखो एक नंबर है 7880497104, इस पर कांटेक्ट कर लेना, है ना। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है अरहर या आपका पिगिनपी। अगला क्वेश्चन 48, थोड़ा सा खिंच गई है क्लास क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना कि खींचे, क्योंकि आप लोगों का पेपर है तो इतना टाइम हमें क्लास में नहीं बात करना चाहिए। ओज परीक्षण किस रोगजनक का पता लगाने के लिए? ओजे टेस्ट है। ओजे टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो भैया ओज तो बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। इलीजा टेस्ट वायरस के लिए किया जाता है ना। इलीजा वायरस के लिए किया जाता है। ओज टेस्ट किस लिए किया जाता है? आपका बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। ओज किस लिए? बैक्टीरिया के लिए। अगला क्वेश्चन 49 है, बंगाल अकाल बीमारी के कारण हुआ जिसने फसल पर हमला किया। तो भैया वो था आपका कौन सा? ब्राउन भूरा धब्बा रोग जो कि धान में लगता है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है। किसके कारण होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। अगला क्वेश्चन 50, एलिट्रा के संशोधित कठोर अग्रपंख हैं। एलाइट्रा आर द मॉडिफाइड हार्डेंड फॉर्मिंग ऑफ किसके हैं भैया? तो भैया ये होते हैं आपके बीटल्स के, मक्खियों के या मौत के। तो भैया बीटल्स में होते हैं। एलाइट्रा टाइप जो पंख पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? आपके बीटल्स में पाए जाते हैं। किसमें? बीटल्स। अगला क्वेश्चन 51, क्रेब्स चक्र या टीसीए चक्र कोशिका अंगक में होता है भैया। क्रेब्स चक्र तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, गोल्गी बॉडी। तो सबको पता है कि क्रेब्स चक्र कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन गाय के दूध में बसा और एसएनएफ होता है 2, 8.5, 3.5, 8.5, 4, 6.5। तो भैया लगभग 3.5, 8.5। 3.5 से फैट तो 3.5 से 4.5 के बीच ही होता है। गाय में जो फैट होता है 3.5 से 4.5। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो गाय में फैट तो होता है 3.5 और आपका जो है एसएनएफ कितना होगा? 8.5। अगला क्वेश्चन
देसी गाय की औसतन शुष्क पदार्थ की आवश्यकता शुष्क अवधि के दौरान और स्तनपान अवधि के दौरान होती है। तो भैया 2 kg आपकी शुष्क अवधि, 2.5 kg आपका जो है प्रति 100 ग्राम बॉडी का वजन प्रतिदिन, 3, 3.5, 5, 5.5 या 4, 5.5 किलोग्राम प्रति 100 kg बॉडी वेट पर डे। बताओ भैया क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर 2 kg आप देते हो शुष्क अवधि के दौरान, 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम बॉडी के वजन के हिसाब से आपका जो है कब दोगे, स्तनपान या लैक्टेशन के समय दोगे। अगला क्वेश्चन 54वां प्रश्न है, जल संभर विकास के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक कार्य केंद्र सरकार के अंतर्गत किस मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति या उपभोक्ता मामले के, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो भैया डेवलपमेंट जो वाटर सेट का डेवलपमेंट करना है वो कौन करेगा भैया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा ना वाटर सेट। आपने देखा होगा कि जो चेक डैम बनाता है कौन बनाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाता है ना। तो वाटर सेट को कौन हैंडल करेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ धरा खेतहरा टैगलाइन के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर लॉन्च किया गया था। तो 19 फरवरी 2015 को आपका जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है कब लॉन्च किया गया था, 19 फरवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन 56, अलैंगिक प्रसार की एक विधि जिसमें एक तने को मूल पौधे से जुड़े रहते हुए जड़ें पैदा करने के लिए तैयार किया जाता है, काटना, ग्राफ्टिंग या स्टूलिंग। तो भैया इसे हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लेयरिंग। जब आपका तना पौधे से अटैच हो या पौधे से जुड़ा हो और उसमें आपका क्या डेवलप हो या रूट डेवलप करना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लेयरिंग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, आंवला का परिवार एनकॉर्डेसी, यूफोरबिएसी, रोजेसी। भैया आंवला हमारा यूफोरबिएसी से है। आंवला किस परिवार से है, यूफोरबिएसी परिवार से। आंवला किससे है, यूफोरबिएसी परिवार से। अगला क्वेश्चन, आम की सिंधु का उत्पादन के बीच संकरण है किसके, नीलम अल्फांसो, रत्ना और नीलम, रत्ना अल्फांसो, दशहरी या नीलम। तो भैया रत्ना और अल्फांसो का जो क्रॉस है, रत्ना और अल्फांसो का जो क्रॉस है वो क्या है, सिंधु। विश्व की पहली बीज रहित किस्म है, सिंधु विश्व की पहली बीज रहित किस्म। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका जो है 59 है, माइटोसिस का वह चरण जिसके दौरान गुणसूत्र संघनित होते हैं और दृश्यमान हो जाते हैं कहला, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या ट्रिलोफेज। गुणसूत्र क्या होते हैं, संघनित होते हैं और विजिबल हो जाते हैं। तो भैया वो है आपका प्रोफेज। माइटोसिस का वह चरण जिसके दौरान गुणसूत्र संघनित होते हैं और दृश्यमान हो जाते हैं वह कौन सा है, आपका प्रोफेज। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 60, वह ऊतक जो पौधे के शरीर का बड़ा हिस्सा बनाता है और भंडारण और समर्थन जैसे विभिन्न कार्य करता है कहलाता है मेरिस्टेमेटिक ऊतक, एपिडर्मल ऊतक, ग्राउंड टिश्यू या संवहनी ऊतक। उपरोक्त में से कोई नहीं। द टिश्यू विच फॉर्म द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक स्टोरेज एंड सपोर्ट इज कॉल्ड। क्या कहोगे उसे, तो भैया उसे हम कहेंगे आपका, उसे कहेंगे आपका ग्राउंड टिश्यू। क्या कहोगे, ग्राउंड टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑप्शन सी ग्राउंड टिश्यू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया के दौरान एटीपी और एनएडीपी का एनएडीपीएच का उत्पादन होता है स्ट्रोमा में, थाइलेकोइड झिल्ली में, मैट्रिक्स में। तो भैया लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, जल्दी से बताओ। डार्क रिएक्शन ग्रेना में है ना, और लाइट रिएक्शन कहां पर होती है, सॉरी डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है, लाइट रिएक्शन कहां, थाइलेकोइड झिल्ली में, है ना। तो एटीपी और एनएडीपी का उत्पादन कहां होता है, थाइलेकोइड झिल्ली में होता है। अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका का साइटोस्केलेटन निम्न में से बना होता है। साइटोस्केलेटन किससे बना होता है जंतु कोशिका का, तो भैया एक सूक्ष्म नलिकाओं, माइक्रो फिलामेंट और मध्यवर्ती फिलामेंट्स। किससे बना, सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रो फिलामेंट्स और मध्यवर्ती फिलामेंट से बना होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 63, चावल में अवन वर्ण ओन और ओवेन एक उदाहरण है। डुप्लीकेट जीन प्रक्रिया, पूरक एपिस्टासिस,
प्रमुख एपिस्टाटिस या अनुपूरक एपिस्टाटिस। तो भैया ये प्रक्रिया है आपकी किसकी, डुप्लीकेट जीन क्रिया। क्या है, डुप्लीकेट जीन क्रिया। अगला क्वेश्चन 64 देखिए, पशु कोशिका में प्रोटीन की पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार अंगक है नाभिक, राइबोसोम, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उपरोक्त में से कोई नहीं। पशु कोशिका में प्रोटीन और पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार अंगक कौन सा है, तो भैया वो है आपका गोल्जी काय, गोल्जी काय। 65, निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन का कार्य नहीं है, शिखर प्रबोध भैया है, कोशिका विभाजन, बढ़ावा और विभेदन, सुसुप्तावस्था को बढ़ावा देना। तो भैया सुसुप्तावस्था को बढ़ावा नहीं देता है ना, क्या नहीं करता ऑक्सीजन, सुसुप्तावस्था को बढ़ावा नहीं देता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका जो है कंप्यूटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR का पूर्ण रूप, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रोटेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिफ्रेशर। तो भैया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR का पूर्ण रूप क्या होता है, मैग्नेटिक इंक जो है कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन बी राइट आंसर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन 67, इनमें से कौन सा दूसरे के संयोजन से विशेष क्रिया करता है, एंटर कुंजी, शिफ्ट कुंजी, कंट्रोल या अल्ट। तो भैया दूसरा, आप कोई भी कुंजी के बिना मतलब एक बिना उसके काम नहीं करेगी, तो भैया वो है आपकी कौन सी, कंट्रोल। कंट्रोल के साथ कोई भी आप कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, तो कंट्रोल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंट्रोल का। अगला क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, फ्लिप फ्लॉप, डिकोडर, एनकोडर या रजिस्टर। एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो भैया फ्लिप फ्लॉप का। एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एक बिट डेटा को जो है आपका एक बिट डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप का भी यूज करते हैं। किसका, फ्लिप फ्लॉप का। 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है, हॉटमेल, जीमेल, बिंग, याहू। भैया बिंग एक आपका क्या है, सर्च इंजन है। बिंग क्या है, एक सर्च इंजन। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनक्रिप्शन में एल्गोरिदम को कहा जाता है एल्गोरिदम, प्रोसीजर, सिफर या मॉड्यूल। क्या कहोगे भैया, इनक्रिप्शन में एल्गोरिदम को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिफर, CIPHER। क्या कहते हैं, सिफर। इनक्रिप्शन में एल्गोरिदम को क्या कहते हैं, सिफर कहते हैं। अगला क्वेश्चन 71, एक निबल का आकार कितना होता है, 4 बाइट, 4 बिट, 4 किलोबाइट, 4 मेगाबिट। तो भैया एक निबल बराबर होती है, एक निबल बराबर होती है 4 बिट के, है ना। एक निबल बराबर होती है कितने के बच्चों, 4 बिट के। एक निबल बराबर होती है 4 बिट के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में विकसित पहला कंप्यूटर कौन सा है, परम, सिद्धार्थ, IBM 370, क्रे 1, इनमें से कोई नहीं। विच इज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो भैया कौन सा डेवलप्ड हुआ था भारत में, सिद्धार्थ। कौन सा, सिद्धार्थ। सुपर कंप्यूटर नहीं कह रहा है, पहला कंप्यूटर जो भारत में डेवलप हुआ था वो है आपका सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन 73, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में कार्य क्षमता बढ़ाता है, आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, क्या कहलाता है, यूटिलिटी प्रोग्राम, फंक्शन प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, मैन्युफैक्चर प्रोग्राम। इनमें से कोई नहीं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में कार्य क्षमता बढ़ाता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, भैया उसे क्या कहोगे, तो उसे हम कहेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम। क्या कहोगे, यूटिलिटी प्रोग्राम। टाइम हो गया बच्चों, ऐसे नहीं है ना, उसे क्या कहेंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम कहेंगे। इस टाइम में फास्ट ही चलना चाहिए, फास्ट ट्रैक ही चलना चाहिए, ऐसे नहीं स्लो स्लो कराते रहो। स्लो स्लो कराएंगे ना तो फिर आप लोगों का टाइम ही वेस्ट होगा। मैं कुछ नहीं, आप इससे ज़्यादा मतलब ये कहें कि जितने जल्दी मैं यहाँ करा दूंगा ना, उतनी जल्दी आप पढ़ने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए हमें निम्न में से किस विंडोज शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करना होगा। पिछले मतलब ये कहें, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो शॉर्टकट की डू वी हैव टू यूज टू अंडू द प्रीवियस। भैया अंडू के लिए क्या करते हो, कंट्रोल जेड। क्या करते हो, कंट्रोल जेड ही तो करते हैं, है ना। तो कंट्रोल जेड ऑप्शन। और रीडो के लिए कंट्रोल बाई। रीडो मतलब कि ये कहें कि जो
आगे वाला काम जो हम पीछे चले गए हैं उसको देखने के लिए हम रीडो करते हैं, पिछले काम के लिए हम कंट्रोल जेड करते हैं। अगला क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल को प्रक्रियाओं में विभाजित किया जाता है जिन्हें लेयर कहा जाता है 5, 6, 7। कितनी लेयर होती है ओएसआई मॉडल की? ओएसआई मॉडल में 7 लेयर हैं। कितनी है? 7। ठीक, कितनी लेयर है बच्चों? 7 लेयर होती है ओएसआई मॉडल में। पहली लेयर जो होती है वो होती है आपकी, बताओ जल्दी से, कौन सी लेयर है? फिजिकल। पहली लेयर को क्या कहते हैं? फिजिकल कहते हैं। बताओ जल्दी से। ओएसआई मॉडल में जो पहली लेयर होती है उसे क्या कहते हो? ओएसआई मॉडल की पहली लेयर फिजिकल लेयर है ना। 7 लेयर होती है। पहली लेयर होती है फिजिकल, याद रखना, पहली लेयर फिजिकल लेयर होती है। दूसरी लेयर जो होती है वो होती है डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। और तीसरी लेयर जो होती है वो होती है नेटवर्क लेयर। तीसरी लेयर कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। ठीक है। चौथी लेयर कौन सी होती है? चौथी लेयर होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवी होती है सेशन लेयर। एक क्रम पूछा जाएगा, सेशन लेयर। छठवीं होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। और सातवीं जो होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। आप मुझसे पर्सनली बात कर लेना, ठीक है। 7 लेयर होती है, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन। कभी कभी इसका क्रम बनाने को पूछेगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर पहली पीढ़ी में बे का उपयोग करते हैं बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसिंग नेटवर्किंग। तो भैया बैच प्रोसेसिंग, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें किसका यूज करते थे हम? बैच प्रोसेसिंग का यूज करते। किसका? बैच प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस जैसे खुले दस्तावेज को सहेजती है? शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। तो भैया राइट आंसर जो होता है वो होता है शिफ्ट प्लस F12। सेव एज करती है, क्या करता है? सेव एज। ठीक। अगला क्वेश्चन 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा उचित रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने के संबंध है? स्टार्टिंग, एंटरिंग, फॉर्मेटिंग या बूटिंग। तो भैया सब, जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होता है ना तो क्या होती है? बूटिंग होती है। क्या होती है बच्चों? बूटिंग होती है जब सिस्टम स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन 79, एक वेब पेज में एक शब्द जिसे क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुलता है, एंगर, यूआरएल, हाइपरलिंक या रिफ्रेश। एक वेब पेज में एक शब्द जिसे क्लिक करने पर दूसरा लिंक खुलता है उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइपरलिंक। एक्सटेंशन फ्लैश फाइल का नाम क्या है? .pdf, .swf, .pmd, .prd। एक्सटेंशन फ्लैश फाइल का नाम, एक्सटेंशन बताओ। फ्लैश फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .swf। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से है, उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते? तो भैया 11। 11 कौन कौन से हैं? आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, आपका जो है प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक है, जालौन, और कौन सा है आप लोग बताओ? महोबा है ना, महोबा हो गया, और बताओ? चित्रकूट हो गया, बांदा, बांदा नहीं करता शायद, है ना। यहाँ पर 11 जिले। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के साथ सीमा से? मिर्जापुर, वाराणसी, जालौन, सोनभद्र। तो ये सोनभद्र, ये जो है 4 राज्यों से घिरा हुआ जिला है सोनभद्र, और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? राष्ट्रीय शर्करा
तो भैया कानपुर में है। अगर कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान गए तो वो लखनऊ, और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर? कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी आपका कानपुर में है। ठीक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये भी आपका कानपुर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1959 में, 1998 में, 1999, 2001। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1998 में। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 1998 में, 1998 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां पर स्थापित है? तो भैया वो नरौरा, नरौरा के अंदर एकमात्र परमाणु स्टेशन कहां पर? नरौरा में। अगला क्वेश्चन है 87वां, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब की? उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना 1975, 1979, 1981 या 1983 में। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भैया ये स्थापित की गई थी आपकी 1983 में। कब? 1983। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, 1952 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय, आत्माराम गोविंद खैर, जगजीवन राम या गोविंद बल्लभ पंत? विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे 1952 में? तो भैया आत्माराम गोविंद खैर। विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आत्माराम गोविंद खैर। अगला क्वेश्चन 89 है, निम्न में से किस वर्ष गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न पुरस्कार मिला? 1955, 1957, 1960 या 1963? गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो भैया ये मिला था आपका 1957 में। निम्न में से किस वर्ष गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न मिला था? तो 1957 में। कब मिला था? 1957। अगला क्वेश्चन 90वां प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? तो भैया फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। और लाल किले, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो भैया वो उर्दू है, 1989 से उर्दू। स्वायत्त अवध सम्राट के संस्थापक कौन थे? स्वायत्त अवध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सादत खां, मोहम्मद खां, अली आदिल शाह या मोहम्मद कुली खां? तो भैया स्वायत्त अवध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो भैया वो थे सादत खान। स्वायत्त अवध साम्राज्य के संस्थापक, स्वायत्त अवध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सादत खान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का ओबरा थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस देश की मदद से स्थापित किया गया था? सोवियत, रूस, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश का ओबरा थर्मल पावर प्लांट किस देश की मदद से डेवलप किया गया था? तो ये सोवियत रूस। ओबरा थर्मल पावर प्लांट किसकी मदद से? सोवियत रूस। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति आबादी सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो थारू। भारत में सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो गोंड है, और उत्तर प्रदेश में कौन सी है? थारू है। अगला क्वेश्चन 95, दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से शहर की स्थापना की थी? फतेहपुर, आगरा, जौनपुर या मथुरा? फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश के किस शहर की स्थापना की थी? तो भैया इसने स्थापित किया था जौनपुर, अपने भाई जौना खां की याद में, है ना, जौनपुर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन 96, संयुक्त प्रांत की राजधानी किस वर्ष इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हुई थी? तो भैया 1921 में। 1921 में आपका इलाहाबाद से या फिर कहें आंशिक रूप से बनी थी, और 1935 में पूर्ण रूप से आपका लखनऊ को आपका जो है राजधानी बना दिया गया था। उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? 1860, 1865, 1866 या 1885? उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1866 में। उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1866 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आगरा में चौकोर फारसी शैली के उद्यानों की अवधारणा पेश की? बाबर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर? चौकोर आपके जो फारसी शैली के उद्यान हैं वो किसने बनवाए थे? तो भैया बाबर ने। मुगल सम्राट ने आगरा में चौकोर फारसी शैली के जो है उद्यान की अवधारणा पेश की थी, वो है भैया बाबर। ऑप्शन
ए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1972, 1975, 1978 या 1979? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1972 में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1972। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया गया? अगला लास्ट क्वेश्चन है, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया? 2010, 2011, 2012 या 2013 में? लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया 2013 में। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड कब स्थापित किया गया था? 2013 में। कब स्थापित किया गया था? 2013 में। इसी के साथ यहाँ पर सेशन खत्म होता है, ठीक। और मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सेट पेपर चल रहे हैं, जो हमारी बुक है, जो हमारी किताब है, कौन सी किताब बच्चों? ये आपकी जो किताब है 199 में, जो पीडीएफ मैंने अभी उपलब्ध करा रहा हूँ, पहले आपको 500 में ये प्रिंटेड में थी, ठीक है। तो यही बुक अब मैं सॉल्व करा रहा हूँ। जो आज था वो सेकेंड सेशन था, ठीक। ये आपके 50 और 100 सेट पेपर उपलब्ध हैं और ये आपकी 99 में मेगा टेस्ट सीरीज। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में आपका बढ़िया से नेक्स्ट सेट पेपर। थैंक यू दोस्तों।